देश में लोकसभा के जो 2024 के चुनाव संपन्न हुए उसके नतीजे आ चुके हैं। दर्शकों ने विभिन्न चैनलों पर सारे नतीजे देखे हैं। इस पर चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कुछ मुद्दे की बातें हैं उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं कुमार राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं। उनसे हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो देश की और प्रदेश की राजनीति से संबंधित है। तो हम प्रदेश से शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव और विष्णु शर्मा की जो नेतृत्व क्षमता थी वह देखने में आई और पिछली लोकसभा में 28 सीटें थी, इस लोकसभा में 29 सीटें मिल गई हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा परचम लहराया है। कांग्रेस को एक भी सीट मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए नहीं मिल पाई है। और क्या आप ये देखते हैं कि जो वर्तमान में जो बड़े जो दो दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, क्या इनको अब राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए? आपका इस पर क्या मत है? सर बिल्कुल सही है, राजनीति से रिटायर हुए या ना हो, लेकिन जनता ने रिटायर कर दिया है उनको। इसके पहले के लगातार पिछले 20-25 सालों से लगातार विधानसभा के चुनाव हार रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हार रहे हैं। और अब तो जो मोदी जी का पूरे देश में नारा क्या था, कांग्रेस मुक्त करने का, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा से तो कांग्रेस मुक्त हो गई है। कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी चुनाव में नहीं जीत पाया है। और आश्चर्य ये होगा कि जनता ने 5 लाख मतों से ज़्यादा वोटों से मतलब भारी मतों से बहुत सारे सांसदों को जिताया है। आपने एक बात और कही, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति से शुरू होकर विष्णु दत्त शर्मा जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी में आए और अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे, कुछ सालों पहले। और उसके बाद उनको जो जिम्मेदारी पहले झारखंड की जिम्मेदारी दी गई, और चूंकि संगठन गढ़ने की क्षमता है, संगठन में बहुत मेहनत करते हैं वो, और मेहनत करने का नतीजा है कि नगर पालिका चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और लोकसभा चुनाव हो, ये तीनों चुनाव में उन्होंने परचम फहरा दिया है। पूरे देश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले और देश में सर्वाधिक पूरी 100% सीटें जीतने वाले अगर किसी के सर पे सहरा है तो वो BD शर्मा के सर पे सहरा है। छिंदवाड़ा की जो बात की जा रही है, इसमें आपको कैलाश विजयवर्गीय को माइनस नहीं कर सकते आप। कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की स्ट्रेटेजी, रणनीति, वहाँ डेरा डाल के वहाँ पे जिस तरीके से बंटी साहू की मदद की गई थी, मैं ये भी कहना चाहूँगा इसके पहले का नेतृत्व छिंदवाड़ा में शायद कमलनाथ के प्रभाव की वजह से उतना एक्टिव नहीं रहता था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर मोहन यादव को इसकी कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने रात दिन एक किया। छिंदवाड़ा की जो 29 के 29 कमल के फूल, कहा तो शिवराज सिंह चौहान जी ने था कि 29 की माला हम पहनाएंगे, लेकिन वो माला लेकर BD शर्मा और डॉक्टर मोहन यादव मोदी जी के पास जा रहे हैं। दो मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थितियां जो बनी थी उसमें जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ है, ये ऐसा लगता है कि अब कमलनाथ और दिग्विजय का युग खत्म हो गया है। अब नए चेहरों को, नए नेतृत्व को आगे लाना पड़ेगा, तभी पार्टी सरवाइव कर पाएगी। अन्यथा इससे भी यही स्थिति विधानसभा में भी हो सकती है, क्योंकि अभी इनके पास 4.5 साल का समय है। 4.5 साल में अगर ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो जाएं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जाना लगें, लेकिन इनकी जो जिस तरीके की लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके की अहंकार है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हों या पदाधिकारी हों, इनको जमीन पर उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बात करना पड़ेगी। कम समय में, कम संघर्ष में अचानक प्रदेश अध्यक्ष बनने के कारण शायद जीतू पटवारी उस गरिमा, उस गंभीरता को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे जो कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए चाहिए थी। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो गलती कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की थी, क्या वही गलती जीतू पटवारी भी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। आत्मचिंतन की आवश्यकता इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस को है और वो उसे करना चाहिए। हो सकता है कि आत्मचिंतन कांग्रेस करे। तो यदि हम अब देश की बात करते हैं तो देश का चुनाव
मोदी की गारंटी के साथ शुरू हुआ था और भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले के दम पर मात्र 240 सीट लेकर के आ पाई है। क्या ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी खेमा ये चाहेगा कि एनडीए का नेतृत्व अब नरेंद्र मोदी करें और फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, अथवा कोई और नाम इसके लिए सामने आए? चर्चा कई नामों की चल रही है और उस पर यदि ना भी जाए तो जो दो दल हैं इस समय, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्या वे अपनी कोई शर्तें रखेंगे, इस पर भी विचार करना है। दूसरी ओर INDA भी चुपचाप नहीं बैठा है, उसकी भी कशमकश और अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही हैं कि हम सरकार बनाएं। इस पर आपके क्या विचार हैं? सर देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और मोदी की गारंटी तो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई है। इसमें देश के 10 राज्यों में खाता भी नहीं खोल पाई है भारतीय जनता पार्टी, देश के 10 राज्यों में, और कांग्रेस 12 राज्यों में खाता नहीं खोल पाई, जो सबसे पुरानी थी पार्टी थी। लेकिन इसका संदेश सीधा सीधा ये जाता है कि क्षेत्रीय दलों, जातिवाद, धर्म के नाम पर जिस तरह से आप मुद्दे भटका कर और लोगों को बरगलाने की काम करते हैं दोनों राजनीतिक दल, उससे लोगों ने उसे नापसंद किया है। लोगों ने रोजगार पर बात करने की बात सोची है, महंगाई पर बात करने की बात, और क्षेत्रीय दलों को मौका दिया है। ये सम्मिलित सरकार में इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सारे दलों की सरकार चलाई थी और बड़े विषम परिस्थिति में चलाई थी। हर आता था जो सहयोगी होता था वो दादागिरी करके चला जाता था। ऐसा अनुभव चूंकि मोदी जी के पास नहीं था। मोदी जी 2014 में बहुत अच्छे नंबरों के साथ सरकार में आए, उसके बाद 2019 में 303 सीटों के साथ, उसके बाद भी इन्होंने सहयोगी दलों के मंत्रियों को बनाया और सबको साथ लेके चलने की कोशिश की। लेकिन अब मजबूरी है, 240 या 44 सीटें कितनी इनकी हैं, उन सीटों पर के बाद इनको लगभग 30-35 लोगों की मदद की जरूरत है। और वो चंद्रबाबू नायडू और जिस तरीके से नीतीश कुमार का नाम लिया है, इनका इतिहास दल बदलने का नहीं, मन बदलने का रहा है। ये कई बार बदल चुके हैं, कभी लालू जी के साथ चले जाते हैं, कभी दूसरे के साथ चले जाते हैं, और यह परिस्थिति जन्य हालात होंगे, उसमें मोदी कितने स्वीकार्य होंगे, मोदी अपनी गारंटी कैसे पूरी कर पाएंगे। मोदी जी ने जो कहा था, क्योंकि मोदी की को सबसे बड़ा झटका अगर लगा है तो उनके खुद के राज्य उत्तर प्रदेश से है। एक बहुत अभी सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सर आपको ने भी सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ गया, जो हम राम को लाए थे वो हम राम को लाए हैं तो राम हमको लाएंगे। राम को लाने वाले विश्व के रचयिता हैं भगवान श्री राम, उसको अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, उनका जन्म कराया है, तो ये कहीं किसी के गले नहीं उतरी। और शायद यही बहुत बड़ा संदेश है कि राम के नाम पर चुनाव लड़ना या राम को बेचने का काम करना गलत मैसेज गया है। आपको रोक रहा हूं मैं जी। जो अयोध्या की फैजाबाद सीट है जी, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी जी जीत नहीं पाई है। जी, ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है जी। क्योंकि राम मंदिर का जो ये लाभ उठाना चाहते थे, वो लाभ शायद बीजेपी को नहीं मिल पाया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। और राम के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने सोचा था, वो शायद इनका पासा उल्टा पड़ गया है। और फैजाबाद में हार ये बताती है कि राम के नाम पर अब इस तरीके का व्यवसाय नहीं चलेगा। अब राम के नाम पर, अरे भगवान सबके आराध्य हैं, इसमें कोई राजनीतिक दल मना नहीं करता है, लेकिन आपने विपक्ष को ये बता दिया कि राम के दुश्मन हैं और आप राम के सहयोगी हैं। ये भगवान श्री राम ने बता दिया कि राम के नाम पर इस तरीके का नहीं चलेगा। नहीं तो अयोध्या में आप हार गए, बनारस में देश का प्रधानमंत्री शुरू में पीछे चले, ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अगर इतनी बड़ी गारंटी थी, इतनी बड़ी लोकप्रियता थी, तो राय साहब मोदी जी से आगे कैसे चल रहे थे। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और भाजपा को अपनी स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को अभी भी मोदी अगर बन जाते हैं तो भी एक कांटों का ताज होगा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत बड़ी बड़ी गारंटी दी हैं। एक बात मोदी जी ने बड़ी ऐसी कही थी जिसकी सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हुआ था मामला, कि मैं अपनी माता से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, पैदा नहीं हुआ हूँ,
मैं सीधा आया हूँ। तो ये क्या दर्शाता है? क्या उन्होंने अपने आप को एक अवतार बताना शुरू किया था क्या मोदी जी ने? सर, जब से ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ही कहा था कि ये तो ईश्वर का वो है, ये तो अवतार के रूप में आए हुए हैं। जब ये पराकाष्ठा हो जाती है चम्मचगिरी की, ये पराकाष्ठा हो जाती है कि आप जनता के सेवक बोले तो ज़्यादा बेहतर जनता को लगेगा, लेकिन जब आप अवतार कहते हैं, आप अपने आप को सेवांश कहते हैं, आप कहते हैं मैं जैविक नहीं हूँ, मैं इस तरीके से मतलब मनुष्यों के बीच में नहीं जन्मा हूँ, मैं तो अवतार लिया है, तो जब ईश्वर का अवतार मानने लगते हैं तो ईश्वर ऐसा ही नुकसान पहुंचाते हैं। एक और बात हुई थी कि गांधी जी के बारे में भी उनका एक वक्तव्य आया था कि रॉबर्ट एटनबरो ने जो गांधी फिल्म बनाई उसके बाद महात्मा गांधी को लोगों ने जानना शुरू किया, उसके पहले महात्मा गांधी को लोग नहीं जानते थे। ये भी एक प्रकार का जो है वो मैं समझता हूँ कि उनका बयान नुकसानदायक रहा। बिल्कुल सर, देखिए बच्चा बच्चा गांधी जी को जानता है, हमारे पाठ्यक्रम में हमने पढ़ा है, आज़ादी की लड़ाई में और नमक आंदोलन से लेके कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसमें हमने गांधी जी के बारे में नहीं पढ़ा हो, और ये सदियों से चला आ रहा है। कम से कम 20, 25, 30, 40 साल का आदमी अगर कोई है तो वो, लेकिन अब उनका कहना कि वो फिल्म आई थी तब जाना लोगों ने, तो ऐसा गलत पड़ा, उसका असर गलत पड़ा, और उसका नुकसान आप देखिए कि गुजरात जो अजय था उसमें भी कांग्रेस एक सीट लाने में सफल रही है। देश के कई, राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, इनको मदद मिली है उड़ीसा से, इनको मदद मिली है आंध्रा से, इनको मदद मिली है बिहार से। बिहार में लोगों ने लालू यादव और कांग्रेस का साथ पसंद नहीं किया, और यही वजह रही शायद कि वहाँ पर इनको भारी नुकसान हुआ है। अगर ये बिहार में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कांग्रेस को थोड़ा सा और फायदा मिल जाता तो बहुत खराब स्थिति होती, मोदी जी की सरकार बन नहीं पाती। लेकिन इनको बहुत बड़ा लाभ मिल गया है चंद्रबाबू नायडू से और बिहार से। अभी कहा नहीं जा सकता है शिशिर जी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी किस पाले में बैठेंगे, क्योंकि INDA भी अपनी बैठ के कर रहा है और अपना कुछ न कुछ जो है वो प्रयास कर रहा है कि सरकार उसकी बने। कहाँ तक इसमें आप सहमत हैं? जी सर, बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल चर्चाएं चल रही हैं, हर आदमी को हक है अपना प्रयास करने का, परंतु मुझे जो पुराना अनुभव लगता है, जिस तरीके से चुनाव के पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब एकजुट होना चाहते थे और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही विवाद हो गया था और नीतीश के नाम पर कोई सहमत नहीं हुआ था, और शायद उसकी वजह से नीतीश के नेतृत्व में अगर इंडिया गठबंधन उस समय चुनाव लड़ता तो आज 300 से ज़्यादा सीटें इस गठबंधन के पास होती। लेकिन नीतीश के अलग होने के बाद ये बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं, परंतु मोदी सर्वमान्य और सर्व स्वीकार हैं। इन दोनों राज्यों में नीतीश को मुख्यमंत्री पद बहुत पसंद है और वो मुख्यमंत्री पद पर ही रहना चाहते हैं और निर्विवाद रहना चाहते हैं, और नायडू साहब वहाँ 132-35 सीटों के साथ अपने राज्य में डेवलपमेंट करने के साथ डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ज़्यादा उनके लिए उचित होगा और ये उनका निर्णय हो सकता है, और ये 1-2 साल चलेगी, फिर फंड को लेकर सहयोगी दलों के साथ विवाद की स्थिति बन के, और संभव है कि आगे आने वाले, लेकिन इनके पास चाणक्य है, हालांकि उस चाणक्य की नीति फेल हो गई है जिसे अमित शाह के रूप में कहा जाता है। अमित शाह इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, चंद्रबाबू नायडू जब भविष्य में बनने वाले मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार, दोनों को मैनेज करके किस तरह के ये मोहरे बैठाते हैं कि ये 5 साल सरकार, चूंकि बहुत समन्वय के साथ अटल जी ने इससे भी कई अन्य दलों के सहयोग। यदि हम बात करें राहुल गांधी की जी, तो राहुल गांधी ने जो यात्राएं निकाली और राहुल गांधी बिना किसी आलोचना को आत्मसात किए अपने मोर्चे पर डटे रहे, और क्या ये बड़ी जो INDA गठबंधन को जो सफलता मिली है उसमें राहुल गांधी की भूमिका को हम स्वीकार कर सकते हैं? बिल्कुल सर, राहुल गांधी की दोनों यात्रा, एक सबसे पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद भारत के 5 न्याय पर उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। इन दोनों यात्राओं का 40 से सीधे 100 सीटों पर कांग्रेस का पहुंचना और कई राज्यों में सहयोगी दलों को साथ में लेके चुनाव लड़ना, ये बताता है कि 243 से ज़्यादा सीटें, 230-32 से ज़्यादा सीटें लाने में राहुल गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और राहुल गांधी को मैच्योर बना दिया है, राहुल गांधी को अनुभवी बना दिया है। पप्पू पप्पू कहने वाले ने आपको ही पप्पू
पप्पू बना दिया है, मुझे ऐसा लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता भी नहीं चला कि उनके नीचे की दरी कब खिसक गई। वो उत्तर प्रदेश जहां से ये निर्णय होता था कि सरकार वहीं से बनती थी, उस उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टी बड़ी पार्टी अखिलेश की बन गई है। छोटी पार्टी के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी सामने नजर आ रही है। बिल्कुल। एक यहाँ पर जिक्र करना जरूरी होगा कि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट, जहाँ पर कई जो नेता अपने आप को सबसे ऊपर समझती थी, वो स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। इस पर आप जरा कुछ शब्दों में टिप्पणी करें। सर, अहंकार की हमेशा हार होती है, और वो एक फिल्मी कलाकार हुआ करती थी, एक सीरियल की कलाकार हुआ करती थी। पार्टी में आने के बाद उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं, उनसे बहुत सीनियर नेताओं के साथ भी जिस तरीके के व्यवहार किए, तो कार्यकर्ता कहाँ लगता है, वो बहुत हाई प्रोफाइल हो गई थी, और जनता ने ये तमाचा मारकर उनका सारा जमीन पर लाके उनको खड़ा कर दिया है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसे नेताओं को दूर करें और अच्छे नेताओं को, पब्लिक से जुड़े हुए नेताओं को, क्योंकि स्मृति ईरानी के इस व्यवहार की वजह से उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर इसका फर्क पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कार्यकर्ता भी नाराज था, और जिस तरीके के उनके बयान आते थे, अहंकारपूर्ण बयान आते थे, उन बयानों का भी असर पड़ा है। उस समय राहुल गांधी ने अपने आप को कहीं ना कहीं सुधारा है। स्मृति जी को अब सुधरने की आवश्यकता है, क्योंकि स्मृति जी ने जो कुछ किया था उसका परिणाम 1 लाख से अधिक वोटों से हार से जनता ने उनको दे दिया है। और शायद अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके के उनके बयान आते थे, जिस तरीके से मोदी जी और स्मृति ईरानी जी उनके बारे में कहते थे कि हमारी चुनौती नहीं है, ये हमारे सामने कुछ नहीं है, ये हमारे सामने इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये बता दिया है जनता ने कि मुकाबला हो सकता है। और आज आप जमीन पर हो और वो शीर्ष पर हैं। तो हमने ये चर्चा की। अब देखते हैं कि अभी पूरी तरह से दोनों दलों की, दोनों गठबंधनों की, एनडीए और आईएनडीए की बैठकें लगातार चल रही हैं। कौन सरकार बनाने में सफल हो सकता है, कौन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कौन देश का नेतृत्व करेगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इसी के साथ इस चर्चा को हम विराम देते हैं। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।